आज सुबह से ही पूनम का मन बेचैन लग रहा था। वो बार बार अपने माता पिता को फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। पूनम की माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और पिता का फ़ोन लगातार व्यस्त आने के कारण पूनम का मन किसी अनहोनी की आशंका से डर रहा था। आज ऑफिस के भी किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए हार कर उसने ऑफिस के लंच ब्रेक में अपनी पड़ोस की ममता आंटी को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही पूनम बोली, हेलो आंटी, नमस्ते, कैसी हैं आप और घर में सब कैसे हैं? तो ममता आंटी ने कहा, सब ठीक हैं बेटा, तू कैसी है? पूनम ने घबराहट से कहा, हाँ आंटी, यहाँ तो सब ठीक हैं, लेकिन आज मेरे मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपको पता हो वो लोग कहीं गए तो नहीं हैं? आंटी प्लीज़, क्या आप एक बार मेरी बात करा सकती हैं? यह सुनकर ममता आंटी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, हाँ सब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तभी पूनम को आंटी के पीछे से उनकी बहू की आवाज़ सुनाई दी, माँ जी, आप सच सच क्यों नहीं बता देती? पूनम ने आंटी की बहू की आवाज़ सुनकर कहा, आंटी सच बताइए, भाभी कौन सा सच बताने के लिए कह रही है? तब तक फ़ोन आंटी की बहू ने लेकर कहा, पूनम माफ़ी चाहूँगी, सबने तुम्हें सच बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं अब और झूठ बोलकर अपने परिवार को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। दरअसल कल तुम्हारे घर में रात को कुछ चोर घुस आए थे, जिन्होंने तुम्हारी माँ के सिर में डंडे से वार किया और उनको चोट आ गई है। अंकल जी पुलिस स्टेशन गए थे चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। कल रात से सब परेशान हैं। आज भी अंकल अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। सबने आपको बताने से मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आंटी जी की कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन अंकल जी अकेले परेशान हो रहे हैं। माना कि हम सब हैं यहाँ, लेकिन कब तक? उन लोगों को देखकर कभी कभी लगता है कि काश उनका कोई बेटा होता तो वो आज यूं बेसहारों की तरह न रह पाते। बात कड़वी है, पर देखो पूनम, आखिर तुम उन लोगों की इकलौती संतान हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन लोगों की देखभाल करो। अब बुढ़ापे में उन्हें सेवा और सुरक्षा की ज़रूरत है। ये सुनकर पूनम की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, क्या भाभी, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माँ बाप हैं, उनकी बेटी अभी जिंदा है, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकती। मैं ही उनकी बेटी हूँ और मैं ही उनका बेटा हूँ। आज ही आ रही हूँ शाम तक। पूनम के कानों में भाभी की बातें सुनकर कांटे चुभ गए। उसकी आंखों में न जाने क्यों आज अनहोनी की आशंका में आंसू ही बहे जा रहे थे। वो ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसके पापा का फ़ोन आ गया। वो पूनम से बात करके ऐसे जता रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी पूनम ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा, क्या पापा, अपनी बेटी को इतना पराया कर दिया आपने कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अगर कल रात आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर कभी माफ़ नहीं कर पाती। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को और बताइए माँ कैसी है अब? आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। तभी पूनम को इतना चिंतित देखकर उसके पिता रमेश जी ने कहा, अभी सब कुछ ठीक है बेटा, तू ये सब जानकर खामखा परेशान होती, इसलिए तुझे नहीं बताया। ठीक है पापा, मिलकर बात करती हूँ। इतना कहकर पूनम ने फ़ोन रख दिया। दरअसल पूनम अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे बड़ी मिन्नतों के बाद उसके माँ बाप ने पाया था। पूनम एक आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन कहते हैं ना
कि ससुराल में चाहे बहू नौकरी करती हो चाहे ना करती हो, ससुराल वालों को बहू का मायके वालों से लगाव रखना बिल्कुल नहीं भाता। वैसे तो पूनम के ससुराल में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब भी बात उसके मायके जाने की होती तो मायके के नाम से ही उसकी सास रुक्मणी जी बखेड़ा खड़ा कर देती, क्योंकि रुक्मणी जी को पूनम का मायके जाना या ज़्यादा देर तक फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सिर्फ उसकी सास की ही समस्या नहीं थी, बल्कि पूनम के पति संदीप का भी वही हाल था। माँ बेटे बिल्कुल एक ही भाषा बोलते। रुक्मणी जी बात बात में पूनम को ताने देती रहती और अपने बेटे से कहती कि देख बेटा, हमने तो गलती कर दी, इकलौती बेटी को अपनी बहू बनाकर ले आई, लेकिन तू भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तो सबको यही कहती समझाती हूँ, ऐसी बहू सिर्फ माता पिता की ही सगी हो पाती हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने मायके पर जो होता है। पूनम इकलौती बहू होने के कारण ये जुल्म कुछ ज़्यादा ही उस पर होते रहते थे। खैर, पूनम जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची तो देखा कि संदीप भी घर पर ही था। संदीप को घर पर देखकर पूनम ने कहा, अच्छा हुआ संदीप, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। फिर अपनी सास की तरफ देखकर बोली, माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि माँ पापा को भी साथ लेकर ही आऊँगी। ये सुनते ही रुक्मणी जी ने गुस्से से कहा, ये क्या नाटक है बहू, तुम्हारे माता पिता को यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। वो यहाँ हमारे साथ हमारे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, और वैसे भी तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के कर्म ही अच्छे नहीं रहे होंगे, तभी तो वो एक बेटे को भी जन्म नहीं दे पाई जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। और तुम्हारी अब शादी हो गई है तो तुम्हारा पहला फर्ज ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। इसलिए अब तुम मायका भूल जाओ और अपने ससुराल पर ध्यान दो, समझी कि नहीं। तभी पीछे से संदीप ने भी अपने माँ का साथ देते हुए कहा, हाँ पूनम, माँ बिल्कुल सच कह रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ लाने की। तुम्हारे माँ बाप इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं जो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। पागल मत बनो, तुम उन्हें यहाँ रख कर अपने और हमारे सर पर मुसीबत खड़ी करना चाहती हो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उनको बोलो कि एक आध नौकर रख लें, वैसे भी उन्हें पैसों की कोई कमी तो है नहीं। पति और सास की बातें सुनकर आज पूनम के सब्र का बांध टूट गया था, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि संदीप तो उसकी तरफ से बोलेगा, क्योंकि उसने तो संदीप से शादी ही इस शर्त पर की थी कि वो कभी उसके माता पिता के प्रति उसके फर्ज को निभाने से बिल्कुल नहीं रोकेगा। लेकिन हमेशा की तरह आज भी वही हुआ जो होता आया था। संदीप ने इस बार भी अपनी माँ का ही साथ दिया, लेकिन आज पूनम को अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसने गुस्से में कहा, मिस्टर संदीप, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगी, समझे। और जो तुम मुझसे कह रहे हो तो फिर ये तो बात तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ भी लागू होती है। फिर तुम आज ही अपने माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आ जाओ, क्योंकि इतने बूढ़े तो ये भी नहीं हुए हैं कि वो अपना ख्याल खुद ना रख सकें, और अगर नहीं भी रख पाए तो कह दो नौकर रख लेंगे। हमारे सिर पर हमने ये मुसीबत क्यों रखी है। वैसे भी तुम तो अपने ही माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लेकिन बाबूजी की तबीयत की वजह से मेरे मनाने पर लेकर आए थे। और माँ जी, आप बोल रही हो कि मायका भूल जाऊं क्योंकि मेरी शादी आपके बेटे से हो गई है। तो मैं एक बात आप सबको याद दिला दूं कि मेरे माता पिता से ही मेरा वजूद जुड़ा है, जिनको भुलाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। जिस तरह आप लोगों ने
संदीप को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मेरे माता पिता ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि मैं खुद के बलबूते पर उनका ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक बार खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या संदीप आपकी सेवा कर पाएगा। जबान संभाल कर बात करो पूनम, तुम मेरे सामने मेरे माता पिता का अपमान नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संदीप ने गुस्से में चीखते हुए कहा। तो पूनम भी जोर से बोली, चिल्लाओ मत मिस्टर संदीप, चिल्लाना मुझे भी आता है। खुद के माँ बाप पर बात आई तो गुस्सा आ गया, क्या बात है, और मेरे माता पिता का कोई सम्मान नहीं। क्यों, क्या जान सकती हूँ मैं, जिस तरह तुम्हें अपने माता पिता के लिए बुरा लगता है, ठीक उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है। और दूसरी बात, ये अभी जो ज्ञान तुमने मुझे दिया ना, फिर कभी किसी को मत देना, वरना लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परवरिश पर भी सवाल खड़े कर देंगे। तुम शायद अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली गई और जाकर अपना बैग पैक कर और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर निकलने लगी। तो रुक्मणी जी ने दहाड़ कर कहा, बहू, अगर आज तुमने मेरे घर से बाहर बिना हमारी इजाज़त के कदम निकाला ना, तो फिर इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर पड़ी रहना जिंदगी भर अपने मायके में, और फिर करती रहना अपने माता पिता की सेवा। और दूसरी बात, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे पोते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। तभी पूनम ने घर से निकलते हुए गुस्से में कहा, माँ जी, पहली बात कि ये घर आपका नहीं मेरा है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई और अपने पिता के सहयोग से लिया है। विश्वास ना हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। दूसरी बात, मेरे बेटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इन्हें मैं आप लोगों के साथ छोड़कर आप लोगों के जैसा मतलबी नहीं बना सकती। इसलिए इस घर से जाने और घर में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्मों के कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ। उनकी बेटी ही काफ़ी है उनके लिए। वैसे अच्छा होता अगर आप एक नज़र अपने कर्मों पर भी डाल लेती। कहते हुए पूनम की नज़र संदीप की निगाहों पर पड़ी, जो उसको गुस्से से घूर रहा था। पूनम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, संदीप, भूलो मत, भले ही तुम दो बेटों के बाप हो, तुम्हारे पास बेटियां और बहनें दोनों ही नहीं हैं। इसलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे माता पिता के दर्द का एहसास भी नहीं है। लेकिन वक्त सबका आता है, समझे, कहीं ऐसा ना हो जहां आज मेरे माँ बाप खड़े हैं, कल तुम बेटे होने के बावजूद भी वहीं खड़े रहो। कहकर पूनम घर से निकलकर अपने मायके चली गई। पूनम और बच्चों को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुई। अगले दिन संदीप भी सुबह सुबह ही वहां पहुंच गया। तो अचानक संदीप को देखकर पूनम को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो संदीप यहाँ आ गई। जब पूनम अपने माँ पापा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी, तो पूनम के पापा ने संदीप की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम इसको समझाओ कि अपनी जिद छोड़ दे, हम दोनों यही ठीक हैं। तभी संदीप ने कहा, समझाना पूनम को नहीं बाबूजी, आपको है। अगर उस रात भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती, तो इसलिए जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। संदीप के मुंह से यह सुनकर पूनम उसको आश्चर्य से देखने लगी कि संदीप में इतना बदलाव कैसे आ गया। पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। वो अपने माँ बाबूजी को मनाकर
अपने साथ घर ले आई, लेकिन पूनम उन्हें अपने घर में ना ले जाकर उसे बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में लेकर गई। तो संदीप ने पूनम को अकेले में बुलाकर कहा, पूनम, ये सब क्या है? तुम माँ बाबूजी को ऊपर क्यों ले आई? तो पूनम ने कहा, देखो संदीप, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, ना ही उस घर में उनका अपमान बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हारा और माँ जी का स्वभाव तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग जगह रहना ही बेहतर होगा, जिससे मैं अपना काम और माँ पिताजी का ख्याल दोनों रख पाऊंगी। इस तरह माँ पिताजी भी खुलकर अपने हिसाब से रह पाएंगे, वरना उनको हमारे साथ रहने में संकोच होगा और वो अपने मन की बात भी नहीं कह पाएंगे। खैर, तुम अब घर जाओ, पूनम ने कहा। तो संदीप बोला, और तुम क्या, तुम भी यहीं रहोगी क्या? देखो पूनम, मुझसे गलती हो गई है। मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे शादी करने से पहले ये वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य निभाने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चलो घर चलो प्लीज़ पूनम। तभी पूनम ने कहा, संदीप, आपको अपना वादा याद आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, अपने माता पिता की बेटी भी हूँ। इसलिए आज अभी मैं उनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि ये जगह और घर दोनों नए हैं। सब कुछ माँ पिताजी के हिसाब से सेट कर लेने के बाद में आती हूँ। इतना कहकर पूनम अपने माँ पिताजी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी और संदीप वो भी घर को सेट करने में पूनम की मदद करने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।